हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश था क्षेत्र में जी, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक। उसमें आगे है नालवाज वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा है नालो, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो होता क्या है, जब दो आवेशित वस्तुओं क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है। जब दो आवेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उसमें क्या होता है, ठीक, उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने क्या होता है, गुरुत्व आता है। इसको हम लोग कहते क्या है, उस आवेशित वस्तुओं को, उसमें क्या होता है, हल्की वस्तु क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुरुत्व हुआ, उसके कारण क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा रिलीज होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब दो आवेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें उत्पन्न ऊर्जा हम लोग कहते क्या है, वैद्युत ऊर्जा, जो करती क्या है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है। तो लिखो तुम्हें, लिखो, दो आवेशित वस्तुओं को, दो आवेशित वस्तुओं को आपस में, आपस में रगड़ने पर उसमें, उसमें हल्की वस्तुओं को, उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण उसमें उत्पन्न, जिसके कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को, ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक। यहां तो किसी कोई डाउट, उसी को अथवा लिखो, अथवा, अथवा लिखो। जब किसी चालक या चालक पदार्थ, अथवा लिखो, अथवा जब किसी, जब किसी चालक, जब किसी चालक या चालक, जब किसी चालक या चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या, इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, तो उनके कारण, तो उनके कारण उत्पन्न ऊर्जा को, तो उनके कारण उत्पन्न ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं।
ठीक, देखो ध्यान इधर क्या बोला गया, दो आवेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, दो आवेशित वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ दो तो क्या होता है, उसमें हल्की वस्तुओं को क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है। ठीक, जिससे कारण क्या होती है, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। जैसे हमारा हाथी है, अभी हाथ न्यूट्रल अवस्था में है, इसको मैंने रगड़ दिया, अब रगड़ने से क्या हुआ, इन दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी डेवलप हुई जिसके कारण क्या हो गया, इसमें उसी हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत ऊर्जा। यह समझ लो, ये मार्कर है, कई बार बताया गया, ये मार्कर है, अब ये न्यूट्रल अवस्था में है, इसको बालों से रगड़ दो, बालों से रगड़ने के बाद जब इसको बालों से रगड़ दोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन मार्कर्स कहां जाएंगे, बाल में, और बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, मार्कर में। अब इस मार्कर को हम किसी हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हल्की वस्तुओं के यानी छोटे कणों को अपनी ओर क्या हो जाएगा जी, आकर्षित करने का गुण इसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। चाहे ऐसे बोल दो, चाहे जब किसी चालक, चाहे वह कंडक्टर चाहे क्या हो, सेमीकंडक्टर हो, जब किसी चालक या चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेशी कण, क्या इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण क्या करते हैं, गतिशील होते, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तो उनके कारण क्या होती है, ऊर्जा डेवलप होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। ये बार बार है कि लिखवाया गया है चीज, मतलब जब किसी चालक में, अचालक मार्कर है, चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, कि चालक को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। मान लो बाई चांस किसी कारण से अचालक में भी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किए तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत ऊर्जा बोलेंगे। बात समझ में आई? हाँ, अब वैद्युत ऊर्जा का भी बताओ, फैन कैसे चल रहा है, वहां से बोर्ड ऑन किया गया, बोर्ड ऑन करने के बाद क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन या आवेश क्या हुआ वहां से आए, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की वोल्टेज क्या हुआ, वहां पर सप्लाई हुआ, इसका फैन क्या होने लगा, चलने लगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आवेश जा रहा है, जिसका फैन क्या हो रहा है, चल रहा है, फ्रिज हमारा काम कर रहा है, ठीक, कूलर चल रहे हैं, उसमें कौन गति कर रहा है, आवेशित कण या इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब क्या उस कारण से तार या फैन गर्म नहीं होता है, फैन गर्म होता है, तार भी गर्म होता है, तार भी हीट होता है, तो उसमें हीट कारण जो एनर्जी डेवलप हुई उसी एनर्जी को हम लोग कहते क्या है, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? अगला ना लो, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें लिखो दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित, दो आवेशित, दो आवेशित वस्तुओं के बीच, दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले, कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, बल कहते हैं। ध्यान रखना, दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। यानी कहने मतलब क्या है, अगर किसी स्थान पर हमने पढ़ा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया, जब वे किसी कांच की छड़ को रेशम के पास ले गए तो उसमें क्या हुआ, या हम ऐसे बोल दें जब कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास ले गए तो उसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्शन हुआ। जब एबोनाइट की राड को या एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले गए तो उसमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। जब कांच की राड के पास एबोनाइट की राड को ले गए तो उसमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। यानी दो आवेशित वस्तुएं, अब बताओ वो वस्तुएं स्टार्टिंग कैसे थी, वो वस्तुएं स्टार्टिंग में चार्ज नहीं थी, अनावेशित थी। जो हमने कांच की राड को रेशम से रगड़ा था तो कांच की राड और रेशम पर दोनों पर क्या आए थे, चार्ज आए थे। कांच की राड पर आया था कौन चार्ज, कांच की राड पर आया था पॉजिटिव चार्ज, रेशम पर क्या था, नेगेटिव चार्ज। और जब बिल्ली खाल को एबोनाइट की राड से रगड़ा गया था
तो एगोनाइट के छत पर कौन चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज आया था, और बिल्ली खाल पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। मतलब उनको रगड़ने से पहले वो न्यूट्रल थी, अनावेशित थी। जो चार्ज में आ गई वो चार्ज हो गई, आवेशित हो गई, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल काम करेगा, जो फोर्स काम करेगा, उसी फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत बल बोलेंगे। जैसे बताया ना, कांच के बीच कौन बल काम किया? प्रतिकर्षण बल। एबोनाइट का एबोनाइट के बीच कौन बल काम किया? प्रतिकर्षण बल। कांच एबोनाइट के बीच कौन बल काम किया? आकर्षण बल। यानी दो वस्तुएं आवेशित हो चुकी हैं, उनके बीच में जो बल काम करने वाला है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? वैद्युत बल बोल देंगे। ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम लोग जो वैद्युत बल गणना करेंगे, वो एक साइंटिस्ट थे कूलाम। कौन थे? उन्हीं के नियम द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे? वैद्युत बल। यानी दो वस्तुएं आवेशित हो चुकी हैं, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, हम लोग किसके नियम से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। तो लिख लो, दो आवेशित वस्तुओं के बीच दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल की गणना कूलाम द्वारा, कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना, इसे तुम्हारा मन कहे तो लिख लो, भी काम देगा, बार बार लिखवा चुका हूं, लिख लो यहां भी। ठीक, समान प्रकार के आवेशों में कौन बल काम करता है? हाँ, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। बात समझ में आई? ठीक, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव बीच कौन बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। ठीक, नेगेटिव बीच में कौन बल काम करेगा जी? प्रतिकर्षण। यानी यहां और यहां कैसे बल काम करेगा? यहां और यहां काम करेगा प्रतिकर्षण बल। बात समझ में आई? वही पॉजिटिव या नेगेटिव हो, या नेगेटिव या पॉजिटिव है, इनके बीच में कौन बल काम करेगा? इनके बीच में काम करेगा आकर्षण बल। ये ध्यान रखना, आकर्षण बल। ठीक, और आकर्षण बल का मान जो होता है, यह बराबर, हम लोग प्रूव करने वाले हैं उसी को, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, या इसी मान होता है 9.0 गुणे 10 घाते 9। ठीक, गुणे Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता है? R स्क्वायर। इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले विस्तार से, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ। बात समझ यहां तक किसी कोई दिक्कत? वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत बल क्या होता है? तो विद्युत बल क्या हो गया जी? दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। दो ने, और उस बल गणना हम लोग किससे निकालते हैं? कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। वो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, पहले इतना उतारो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, चलो आगे देखो। चलो
आगे डालो अगला हेडिंग, कूलाम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या होता है समझो पहले। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। कौन थे? फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। इन्होंने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान रखना हम बात कर चुके हैं आवेश के गुण में, जो कूलाम ने अपना नियम दिया था वह आवेश मूव नहीं करना चाहिए, वह आवेश स्थिर अवस्था होना चाहिए, यानी एट रेस्ट पोजीशन। अगर गति अवस्था में होगा तो वहां पर कूलाम का नियम काम करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इन्होंने क्या बोला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की परिणामों के गुणनफल क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो उनके बीच की दूरी का वर्ग क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर द्रव्यमान न होकर के आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहां भी यहां भी यही चीज है। तो रटना कोई चीज नहीं है, यही पढ़ना ही समझना है। लिखो हमारे साथ में, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों, ठीक, परिमाणों ना जी, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे लिखने के बाद जो मेन है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, जो मेन नियम इनका था यही था। ठीक, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर मैं मान लूं ए है एक बिंदु आवेश, ए है दूसरा बिंदु आवेश, आवेश तीन प्रकार के होते बताया भी गया लास्ट में। कौन कौन? बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश, एकांक आवेश। ये मैंने अलग से पढ़ाया, वीडियो बनाया अलग से, क्योंकि बार बार चर्चा में यूज होगा। बिंदु आवेश क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज क्या होता है, ये बार बार आएंगे। ठीक, ध्यान रखना बिंदु आवेश का प्रयोग हम लोग केवल कूलाम के नियम में ज्ञात करने के लिए करते, ध्यान रखना बात को। ठीक, ये मान लो दो बिंदु आवेश हैं। ठीक, चलो एक का मान है Q1, एक का मान क्या है Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है R है।
स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर, इतना डिस्टेंस। अब लिखना नहीं है तो समझो पहले ध्यान से, फिर लिखना बाद में, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। चलो अब थोड़ा लिखेंगे हम यहां पर। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल, ध्यान रखना। अगर दो स्थिर बिंदु आवेश, ये जो आवेश है दोनों गतिशील अवस्था में नहीं है, स्थिर है। अच्छा स्थिर में क्यों बोला? अगर कोई बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और वही आवेश जब मूव कर रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन वही आवेश जो नियत वेग से गति कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही त्वरित वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डेवलप होगा, तीनों। तो कूलॉम के नियम में जो चार्ज होगा वह मूव नहीं करेगा, और जैसे मूव करेगा कूलॉम के नियम वहां क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। यानी आवेश कैसा हो चाहिए? स्थिर चाहिए। एक बात ध्यान समझोगे, न्यूमेरिकल लगाने में, सवाल लगाने में कोई डाउट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक। एकदम कंसंट्रेट होकर चीजों सीखो, 11th नहीं है, आराम सीखोगे, पूरा कंसेप्चुअल चीज होता है इसमें। जितना आप डीपली सीखेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों? 12th हमारे लाइफ का सबसे मेन पड़ाव है। जो अभी आप तक पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में पढ़े, तो कोई मतलब आए, थोड़ा मतलब नहीं है। कोई आगे जो आप एग्जाम देंगे, चाहे सीयूटी देंगे, चाहे नीट देंगे, चाहे जेई देंगे, सब पूरा बेस के कौन होता है? 12th होता है, ध्यान रखना। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए पूरा इस पर, एक पॉइंट पर, जहां ना समझ पूछा तुरंत फटाक से, नहीं समझना इतना, ठीक। तो यहां पर जो दो आवेश है किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो बल जो लग रहा है उनके आवेशों के परिणाम क्या है? गुणनफल के। तो मैं लिख रहा हूं, यानी यह प्रोपोर्शनल, यानी मैं कह सकता हूं यह प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2, या यह प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना, 1/r²। एक बात यहां समझ लो, ये बात बार बार आएगा, ये समझो। यहां पर जो r है, r², यहां पर जो r² है वह f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। कि मैं ऐसे बोल दूं कि 1/r², जब क्या है? अनुक्रमानुपाती है। फिर से 1/r² f के अनुक्रमानुपाती है। अगर मैं अकेले केवल r² बोलूंगा तो r² f क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जब 1 और r² बोलूंगा साथ में 1/r² तो अनुक्रमानुपाती होगा, और केवल r² बोलूंगा f के तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब यह होता है अगर एक मिला बढ़ेगा दूसरा मिला क्या होगा? बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? यहां पर एक मिला बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, एक मिला घटेगा तो भी क्या होगा? घटेगा। यहां पर क्या होता है? अगर एक मिला बढ़ेगा दूसरा मिला क्या होगा? घटेगा, और एक मिला घटेगा दूसरा मिला क्या होगा? बढ़ेगा। ये बस वो समझो ध्यान से। अब बताओ, इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक। ये मान समीकरण नंबर 1, ये क्या है? समीकरण 1, आराम से इतने अच्छे से। समीकरण मान लो 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिला? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिला? दोनों ही प्रोपोर्शनल ना, यह प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 बटे r²। ध्यान रखना,
पूरे फिजिक्स में जहां प्रपोर्शनल आएगा उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। और कांस्टेंट की वैल्यू जो साइंटिस्ट जो दिया होगा नियम, उसी के नियम के आधार पर कांस्टेंट वैल्यू माना होगा, रखा होगा। ये बात ध्यान रखना। यानी यहां पर हम लोग जो कांस्टेंट लगाने वाले हैं, एफ प्रपोजल हटाएंगे, लगा देंगे के। क्या लगा देंगे, के आ जाएगा Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। एक फार्मूला तो ए निकला, एक फार्मूला तो ए निकला। अब यहां पर प्रश्न उठता है के क्या है, जहां के क्या है, नियतांक है। जहां के क्या है, नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक। ध्यान रखना, जहां मैं लिख रहा हूं, जहां जहां के एक जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है, जिसे जिसे कूलाम नियतांक, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान जो है वायु, चाहे बोलो निर्वात मतलब जहां हवा ना हो, वायु मतलब जहां हवा हो, निर्वात मतलब मान लो से गाड़ी है, गाड़ी में बैठ गए हो, गाड़ी चाहे तो कांच बंद हो गया, क्या तुम बाहर चिल्लाओ या अंदर से कोई चिल्लाए, इधर से तुम्हारी आवाज इधर जाएगी, क्योंकि वायु को आवागमन क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ना इधर वायु जाएगी ना इधर वायु जाएगी, तुम्हारी आवाज ना इधर जाएगी ना उसकी आवाज इधर आएगी। तो होता है निर्वात, जहां पर हवा ना हो। ठीक, तो इसका मान क्या होता है, यानी के का मान जो होता है, के बराबर ध्यान रखना 9 गुणे 9.0 गुणे 10 घाते 9 होता है। ठीक, कितना होता है, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, एक मिनट ऐसे। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको के का मात्रा लिखना हो, किसका मात्रा, के का, अभी लिखवाएंगे इसका, ये मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक, एक है आर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, भाग हो जाएगा ना, प्रति कई कूलाम है, 2 कूलाम है, तो कूलाम का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक के का मान आता है। ठीक, वायु निर्वात के लिए के का मान कितना आता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। एक मिनट समझो ध्यान से। तो अब प्रश्न उठता है एप्सिलॉन नॉट क्या है, पहले हम रख लेते हैं, तो पहले मान रखो क्या है, बताओ यहां से। एक मिनट, इसको थोड़ा से करते हैं हम, बताओ यह बराबर क्या आ गया, यह बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैट लिखो, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आ गया कूलाम का फार्मूला। क्या, कूलाम का फार्मूला। या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9.0 गुणे 10 घाते 9, तो क्या आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर आ गया, इतना। ठीक, ये मान आ गया इतना। यानी कूलाम के नियम का जो बल का फार्मूला है वो यही होता है, अब प्रश्न में उठता है यहां पर ए क्या है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट देखना। जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते क्या है, ये निर्वात या ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता। देखना, जहां पर एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। एक होता है वैद्युतशीलता, एक होता है चुंबकशीलता। तो वैद्युतशीलता आता है वैद्युत क्षेत्र में, और चुंबकशीलता है चुंबकीय क्षेत्र में। उसको हम दिखाएंगे न्यू नॉट से, आगे आएगा बात करेंगे, जो चुंबक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, नाम है जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है,
वैद्युतशीलता ना जी, हाँ ध्यान करना, ठीक, शीलता है जिसका मान यहां मैं लिख रहा हूं 8.85 गुणे 10 घाते -12, ठीक, 8.85 गुणे 10 -12, इसका जो मात्रक आता है उल्टा आएगा, क्योंकि यहां पर है ना ये कुलाम ऊपर रहेगा, कहां है कुलाम ऊपर, यानी कुलाम स्क्वायर इसे निकलवाएंगे, कुलाम स्क्वायर प्रति, क्योंकि इसके साथ है ना जी है तो ऊपर जाएगा नीचे हो जाएगा, प्रति क्या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, उधर करना, जहां पर एक सोलेनोइड क्या है, ये वायु या निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणे कितना होता है -12, ठीक, मात्रक के साथ बताना है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये है उसका परिमाण, क्या है परिमाण, ठीक, उसका मात्रक है, बस में ना, तो हमको दोनों बताना होता है, ध्यान रखना एक चीज, पहले तो उतारो फिर आगे पूरा डिटेल में बात करते हैं इसका क्या होता है सब, ठीक, आराम से उतारो उतना पहले, चलो तो आगे देखो, आगे डालो, निर्वात की वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमेय सूत्र, ठीक, इसको लिख करके पहला ही डालना मात्रक, ठीक, मात्रक, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा यह बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बटे, बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा तुम लोग, ठीक, इसका मात्रक होगा नहीं, इसी में लिख सकते हैं ऐसे, यह बराबर, ठीक, ध्यान रखना 1/4 सोलेनोइड का मात्रक नहीं, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू का मात्रक कोई होता नहीं है, बताओ हमको निकालना है सोलेनोइड का मात्रक, तो इसको इधर चले जाए, चलो निकालो, ये आ गया इधर, तो क्या बचा ऊपर, ये तो हट गया ना, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा F इंटू, बताओ किसी कोई डाउट, किसी को समस्या, बस F सोलेनोइड आए यहां पर, F चला गया नीचे, बस और सब बड़े स्थान पर ही है, ठीक, अब बताओ Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश मात्रक कुलाम लिखवाया गया, ठीक, और कई आवेश है, 2 आवेश है ना, हो जाएगा कुलाम स्क्वायर बटे, यह मतलब बल मतलब क्या होता है न्यूटन इंटू दूरी है ना, दूरी मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या गया कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये ऐसे हम लोग सर्वम लिखते हैं C स्क्वायर प्रति N इंटू N स्क्वायर, उसका मात्रक नहीं है, इस वैल्यू का मात्रक नहीं होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, गिनती का, त्रिकोणमिति फलन का, पाई का, फिर से गिनतियों का, त्रिकोणमिति फलनों का, साइन का, स्टैन का, पाई वगैरह का, इसका मात्रक नहीं होता, कहीं भी जाएंगे तो इसका मात्रक नहीं होता है, इधर का नाम, तो जाओ तो मात्रक समझ आया ना, आगे बात करते हैं बीमा, क्या जी बीमा, इसमें किसी कोई डाउट, जहां डाउट हो बिना शर्माए आराम से पूछना है, शर्माना किसी नहीं है, ठीक, आगे बीमा, यह बीमी सूत्र, ये पूछा आता है, ध्यान रखना, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसका मात्रक को बीमी सूत्र बताओ, वैद्युतशीलता का मात्रक को बीमी सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना इस चीज को, तो बीमी सूत्र देखो इधर, इसका निर्माण होगा नहीं, हम किसी बताना है तो क्या लिखेंगे हम, इसको पहले लिख लो डायरेक्ट, एक बार लिख लेता हूं,
एक बार मैं फिर निकाल ले रहा हूं, लिख रहा हूं हमसे। यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। किसका निकालना है हमको? एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। इसको यहां लिखा रहा हूं, क्या हो जाएगा 1/F ना, वही बातों को से कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख रहे हैं उसको Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। चलो Q1 हम लोग जानते हैं, Q बराबर होता है I इंटू, जानते नहीं जानते हैं? जानते हैं। I मतलब एम्पियर, I मतलब T मतलब, तो Q का मात्रक होता है A इंटू T। Q का मात्रक A इंटू T। एकदम एक्टिव है, बैठो 12th में पढ़ रहे हो, एकदम एक्टिव बैठो। मैम हर चीज लग रहा है, मार लगा है, निकल आई है। अब सूरदास बन गए हंस्य कुछ ना खुद से कर रहे हैं, एक्टिव होना चाहिए हमेशा। चलो आगे देखो, चलो क्या लिखेंगे 80 दूर वाले ना 80 की स्क्वायर हो जाएगा बटे यह क्या हो गया यम 80 पावर -2, ठीक, गुणे दूरी है ना, दूरी क्या होता है यल स्क्वायर। अगर क्लास में जमाई ले रहे हो इसको तो समझ में नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस चीज को, हम समझ जाएंगे। अगर तुमने जमाई लिया मुख खोल के एकदम सांस भरी जान जा रहा है, फिर तुमको समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक, यही होता है। चलो लिखो आगे, क्या लिखेंगे आप? पहले हम लोग लिखते हैं यम ना, तो यम एक ही बार में है, तो यम ऊपर जाएगा ना, यम -1। अब देखो इधर, पहले इसको एक मिनट थोड़ा इसको हम तोड़ लेते हैं। A स्क्वायर T स्क्वायर बटे यम यल क्यू देगा ना, यम यल क्यू ठीक पावर -2 ना। चलो ऊपर जाएगा ना जी, क्या जाएगा ये पावर -3 टिक पावर -2 है, टिक पावर क्या जाएगा टिक पावर +4 ना 4, और यहां पर क्या है A स्क्वायर, A आ गया एप्सिलॉन नॉट यानी वैद्युतशीलता, क्या गया वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। तो A है मात्रक और A क्या विमीय सूत्र। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? उतार लेना पड़ेगा, उतारो पहले, चलो पूरा